हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार सभी को। नमस्कार, हमारे साथ जितने भी लोग यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं उन सभी को नमस्कार, सादर वंदन, अभिनंदन। मैं अंकित बिंजवा साइंस नहीं इतिहास के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। साइंस अधिकतर पढ़ाता रहता हूँ तो फिर सब चीज़ें वही होती है, ठीक है। तो इतिहास के इस बड़े से प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और हम आज देखने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो आखिरी पोर्शन हमारा रह गया था वो, उसके बाद हम चालू करेंगे ऋग्वैदिक काल, ठीक है। ऋग्वैदिक काल के बारे में हम यहाँ पर जानकारी इसके आगे लेंगे, ठीक है। तो जुड़ते चलिए हमारे साथ, देखते चलिए हमारा चैनल कंटिन्यूअसली, और इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है। तो जुड़ते चलिए हमारे साथ। चलिए, वॉइस क्लियरिटी हमारी सब कुछ है, सभी वॉइस भी आ रही है प्रॉपर तरीके से, है ना। तो चलिए आप जुड़ जाइए, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक की हमने जो चीजें देखी है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता में हम इसके पहले थोड़ी सी संस्कृति के बारे में चर्चा कर चुके थे उसकी, है ना। उस समय हमारे पास जो व्यवस्थाएं थी, है ना, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, अब हम उसके आगे आ जाते हैं। हमने व्यापार के बारे में बात कर ली थी, व्यवसाय के बारे में बात कर ली थी, उसके सामाजिक क्षेत्र के बारे में हमने बता दिया था, उसके क्षेत्रीय विभाजन बता दिए थे, है ना। कौन कौन सी चीजें कहाँ पर उपलब्ध है उसके बारे में बता दिया था, ठीक है। बहुत सारी चीजों के बारे में बातें हम यहाँ पर कर चुके थे। अब हम सीधे हमारे एक हिस्से की और तरफ आ जाते हैं, ठीक है। अगले हिस्से की तरफ हम आ जाते हैं, जिसको हम क्या बोल देंगे, यहां से हमारे अगले पॉइंट शुरू होंगे। जितने आपने वीडियो में देखे उसके आगे के ही पॉइंट ये अवेलेबल आपके सामने है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर नगर नियोजन की। नगर नियोजन, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन किस प्रकार से दिया हुआ था उसके बारे में हम यहां पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि कैसा नगर नियोजन था, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, है ना, जिसको हमने कहां से प्राप्त करा, उत्खनन से। उत्खनन से हमने जो सभ्यता प्राप्त करी, ठीक है, उससे ये प्रमाणिक साक्ष्य मिलते हैं हमको, उससे हमको प्रमाणिक साक्ष्य ये मिलते हैं कि जो सभ्यता थी वो सुव्यवस्थित थी। सुव्यवस्थित एक सभ्यता के अवशेष हमको वहां से मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये सभी चीजें हमको मिलते जाती है, तो यहां पर एक और चीज हमको ये मिलती है कि वहां पर लिपि का विकास तो हो चुका था, है ना। उस समय लिपि या फिर लेखन शैली का विकास उस समय हमारा हो चुका था, लेकिन जो लेखन शैली थी वो कैसी थी, अपठनीय थी, है ना, अपठनीय थी, है ना। अपठनीय हमारे लिए क्यों अपठनीय है, क्योंकि अपठनीय इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या चित्र बने हुए हैं, है ना। इसे चित्रित भाषा या लिपि भी कहा जाता है ना। ये कैसी लिपि थी, चित्रित लिपि के रूप में भी इसे जाना जाता है, ठीक है। अब चित्रित लिपि के रूप में इसीलिए जाना जाता है क्योंकि इसके अंदर लगभग हमारे पास कितने 400 से लेकर 600 तक, है ना, 600 तक आकृतियां पाई गई है ना। 400 से लेकर 600 तक हमको विभिन्न प्रकार की आकृतियां पाई गई है, जिसमें से 40 से 60 कैसी आधारभूत है, आधारभूत, है ना, आधारभूत आकृतियां हमको यहां पर मिली है, ठीक है। अब जो आधारभूत हमें आकृतियां मिली है, बाकी सभी आकृतियां जो इसके अंदर 100 आकृतियां और जुड़ी हुई है ना, वो आकृतियां सब इसी पर आधारित है, इन्हीं आकृतियों के ऊपर आधारित है, मतलब उनके जैसी ही बनी हुई है, ठीक है। चित्रित इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर कहीं पर ऐसे चित्र बने हुए हैं जिसमें कुछ मछलियां बनी हुई है, ऐसे कुछ चित्र बने हुए हैं, कहीं पर मछली बनी हुई है, कहीं पर ऐसे क्रॉस बना हुआ है, ठीक है, कहीं पर ऐसे पर्वतीय जैसी स्थिति बनी हुई है, और कहीं पर ऐसी नदियों जैसे चित्र बने हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर कहीं ऐसे पशुओं के सींग जैसी ऐसी आकृतियां वहां पर बनी हुई है। तो उससे हमें पता चलता है कि किसी जीव का नाम लिखने से, है ना, लिखने से उसके बारे में पता चलेगा, और उसके चित्र बनाने से सीधे सीधे चित्र हमें पता चलेगा कि हाँ इस जीव के बारे में ये सब बातचीतें की जा रही है, किसी वस्तु के बारे में। तो यहाँ पर जो भाषाएं थी वो किस रूप से देखी गई, हमको चित्रित देखी गई, जिसमें पक्षियों, मछलियों और विभिन्न प्रकार के मानव रूपों का वर्णन किया गया है
है ना। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमको मिलती है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, नगर नियोजन के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि उसी में यही चीजें मिली। ठीक है, तो नगर के बारे में विस्तृत जानकारी हमें इससे मिलती है। उसके अलावा यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर चौड़ी चौड़ी सड़कें, चौड़ी सड़कें आपको मिलती है ना। चौड़ी सड़कें यहाँ पर आपको चौड़ी सड़कें प्रमुख रूप से मिलती है। अब जो चौड़ी सड़कें हैं वो कैसी है, समकोण। सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है सभी, है ना। जैसे उत्तर से दक्षिण की ओर यदि सड़क जा रही है तो एक सड़क पूरब से पश्चिम की ओर जाएगी, उत्तर से दक्षिण की ओर एक सड़क है ना, और एक सड़क कहां से, पूरब से पश्चिम की ओर सड़क है। तो ये सभी एक दूसरे को समकोण पर काटती है। समकोण पर काटने वाली सड़कें हमको यहाँ पर मिलती है। तो सड़कों का नियोजन बहुत अच्छा था, है ना। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम की ओर समकोण पर काटती थी। ठीक है, अब जो नगर था, है ना, नगर को छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया गया था, है ना। छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया गया था, जिन्हें मोहल्ले बोल सकते हैं। आज हमारे इसमें इन्हें क्या बोला जाता है, मोहल्ले बोला जाता है। और ये खंडों में विभाजित था। ठीक है, और इन खंडों तक पहुंचने के लिए छोटी गलियां, है ना, छोटी गलियों का प्रयोग किया जाता था। इन तक पहुंचने के लिए छोटी गलियों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो जो लगभग 1 मीटर चौड़ी, 1 या 2 मीटर चौड़ी छोटी छोटी गलियां आपने देखी होगी कि आप छोटे से कंजेस्टेड इलाके में घुसते हैं तो कैसे दिखाई देती है। ठीक है, इसके अलावा एक विशाल चौड़ी सड़क दिखाई देती है ना, विशाल चौड़ी सड़क दिखाई देती है, जो लगभग 11 मीटर चौड़ी थी, है ना। उसकी चौड़ाई कितनी है, 11 मीटर चौड़ी लगभग थी। बहुत ही ज्यादा अच्छी विकसित सड़क थी, जिसे राजमार्ग कहा जाता था। राज्य का प्रमुख मार्ग जो होता है, जिसे बोलते क्या, राजमार्ग, जिससे प्रमुख व्यक्ति निकलने की व्यवस्था होती है। प्रमुख राजमार्ग हमारे ये थे। ठीक है, और जितनी भी सड़कें थी, है ना, जितनी भी सड़कें थी वो सभी राजमार्ग पर खुलती थी, सभी राजमार्ग से मिलती है। सभी सड़कें राजमार्ग से मिलने वाली ही सड़कें बनाई गई थी कि वो आकर सीधे कहां मिले, राजमार्ग से मिले। मतलब जैसे ऐसे ही होता है कि राष्ट्रीय नेशनल हाईवे जो हमने बनाए गए, है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, सभी प्रमुख नगरों को जोड़ते हैं। ठीक है, उसके अलावा यदि हम बात करें तो यहां पर जल व्यवस्था की बात करें तो उन्नत थी। उन्नत जल निकास व्यवस्था यहां पर मौजूद थी। बहुत ही अच्छी तरीके से जल व्यवस्था को यहां पर समुचित रूप से प्रबंधित कर रखा था। जल निकास व्यवस्था बहुत अच्छी थी। यहां पर नालियां बनी जो थी वो कैसी थी, चौड़ी थी। ठीक है, नालियां कैसी थी, चौड़ी। ठीक है, सड़कों के किनारे बनी हुई थी, है ना, सड़कों के किनारे नालियां बनी हुई थी। उसके अलावा पक्की, है ना, पक्की नालियां हमको यहां पर देखने को मिलती है। पक्की नालियों के अलावा यहां पर जो नालियां थी वो कैसी थी, ढकी हुई भी थी। नालियां ढकी हुई थी मतलब अंडरग्राउंड दिखाई देती थी, है ना, उनको ऊपर की तरफ से ढक रखा था। ठीक, तो यहां पर जल निकासी व्यवस्था भी बहुत क्या थी, उन्नत थी। जल निकासी व्यवस्था बहुत ही अच्छी और उन्नत प्रकृति की यहां पर थी। उसके अलावा यदि हम अभी देख रहे हैं किस प्रकार की व्यवस्था, भवन व्यवस्था हम यहां पर देखें तो भवन व्यवस्था भी बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि भवन व्यवस्था निर्माण के रूप में जो हमको अवशेष मिले हैं, भवन के जो अवशेष मिलते हैं वो बहुत उन्नत है ना, उन्नत अवशेष हमको मिलते हैं। यहाँ पर जो घर बने हुए थे अच्छे चौकोर ऐसे बने हुए थे, है ना, चौकोर आकार में बने हुए थे। ठीक है, मुख्य द्वार मुख्य सड़क पर खुलता था। यहां से मुख्य सड़क जाती है, ये राजमार्ग या फिर मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क पर ही मुख्य द्वार खुलता था। ठीक है, फिर जो दूसरा घर बना हुआ है वो दूसरा घर इसके दूसरे छोर पर है और वो यहां से अगली सड़क जा रही है और उसका मुख यहां पर खुलता था।
ऐसी हमारी नगर नियोजन व्यवस्था यहाँ पर बनी हुई थी। प्लस यहाँ से जो निकास व्यवस्था थी जल की, वो यहाँ से पक्की नालियों के रूप में यहाँ बाजू से थी। यहाँ से भी जल निकास व्यवस्था जो है वो सड़क के बाजू में ही पक्की नालियां जो बनी हुई थी ढकी हुई, उनसे ही जल निकास व्यवस्था थी, है ना। ये क्या है, ये घर है, ये घर है ना। और यहाँ से जितनी भी जो भी व्यवस्था थी वो इस रूप से बनी हुई थी। मतलब सीधे सीधे बोल सकते हैं दक्ष निर्माण प्रणाली, है ना। उनकी निर्माण प्रणाली जो थी वो एकदम उन्नत थी, ठीक है। जो हमें किससे, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से, दोनों से मिलती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों से ही हमें ऐसी व्यवस्थाएं मिलती है, ठीक है। और भवनों का आकार जो था, जैसे हम यहां पर देख पा रहे हैं, साधारण भवन निर्माण साधारण रूप से बनाते थे, लेकिन दक्ष व्यवस्था थी, क्योंकि इसमें से पानी वानी निकलने की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, ठीक है। इसलिए दक्ष व्यवस्था थी और साधारण रूप से बनाए जाते थे, ठीक है। उसके अलावा यदि बात करें तो जो घर थे वो एक मंजिल तथा बहुमंजिल दोनों ही देखे गए, बहुमंजिला, है ना। एक मंजिला और बहुमंजिला दोनों प्रकार के ही यहाँ पर घर देखे गए, क्योंकि ईंट पर ईंट और लकड़ियों के मदद से ऐसे भवनों का निर्माण कर लिया गया था, ठीक है। ऊपर की मंजिलों पर जाने के लिए जो सीढ़ियां हुआ करती थी, है ना, ऊपर की ओर मंजिल पर जाने के लिए जो सीढ़ियां दिया गई थी, सीढ़ियां जो दी गई थी, वो सीढ़ियां जो थी वो पत्थर, ईंट व लकड़ी, पत्थर, ईंट व लकड़ी की बनाई जाती थी। ऐसी सीढ़ियां वहां पर दे रखी थी। उसके अलावा भवन में अच्छी व्यवस्था थी दरवाजों की और खिड़कियों की थी। बाजू में यहाँ पर क्या दिखाई देगी, खिड़कियां दिखाई देगी, रोशनदान दिखाई देंगे, है ना। रोशनदान, खिड़कियां, रसोई घर। अब जैसा हमारा घर बना हुआ होता है कि जैसा ये हॉल है, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर अंदर की तरफ किचन हो गया, यहाँ पर एक बेडरूम हो गया, यहाँ पर एक और बेडरूम हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक हमारा डाइनिंग हॉल हो गया। ऐसे पूरी तरीके से सुसज्जित हमारे भवन बने हुए थे, ठीक है। दरवाजे जो थे, उसके आगे खिड़कियां, है ना, दरवाजे, खिड़कियां व छत, ये तीनों जो थी ये सभी बनाए जाते थे लकड़ी से। ये सभी लकड़ी के बने हुए थे। मतलब जो छत डाली जाती थी, जो आज हमारे यहाँ पर सीमेंट कंक्रीट से डाली जाती है, वो किससे डाली जा रही थी, वो उस समय किससे डाल रहे थे, लकड़ियों के फट्टों से डाली जा रही थी, ठीक है। उसके अलावा जो फर्श था, है ना, हो सकता है कि ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिया जाए, है ना, कि यहाँ पर नगर नियोजन व्यवस्था के बारे में बताइए। तो नगर नियोजन व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी, है ना। तो फर्श जो बनाई जा रही थी वो ईंट से बनाई जा रही थी, ईंट जो हमारी पकी हुई ईंटें रहती है, ठीक है। उसके अलावा ईंटों के ऊपर गारे का पलस्तर था, गारे का जैसा पलस्तर उसके ऊपर कर दिया जाता था। जैसे हमारे यहाँ गोबर लिपना, ठीक है, गारे का, पीली मिट्टी का आंगन बनाना, ऐसी व्यवस्थाएं थी, वैसे ही यहाँ पर भी अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी थी, ठीक है। और यदि यहाँ पर बात करें तो प्रमुख जो भवन हमको मिलते हैं, उन प्रमुख भवनों में, है ना, किस प्रकार के भवन थे। पहला हम यदि बात करें सभागृह प्रकार के भवन हमको मिले वहां पर। स्नानागार, ठीक है, स्नानागार हमको वहां पर मिले। और उसके अलावा हमें अन्य क्षेत्र मिला, अन्य क्षेत्र जहां पर किसे अनाज को स्टोर करके रखा जाता है, क्योंकि अनाज के बहुत सारे वहां पर क्या मिले हमको, बहुत सारे व्यवस्था हमको मिलती है, ठीक है। तो उसके अलावा जैसे हमें सभागृह के रूप में एक विशाल भवन मिला, कहां से, मोहनजोदड़ो से हमें जो एक सभागृह प्रकार का भवन जो मिला, वो अच्छा खासा चौड़ा था, है ना, लंबाई चौड़ाई अच्छी थी उसकी। 70 मीटर वो था चौड़ा और 24 मीटर उसकी लंबाई थी, ठीक है। लगभग ये हमें देखने को मिलता है कि ये अलग बड़े भवन के रूप में, भंडार गृह भी हो सकता है, ये अन्य क्षेत्र भी बोल सकते हैं इसको, भंडार गृह भी हो सकता है, स्नानागार वाली क्षेत्र भी हो सकते हैं। स्नानागार थोड़े अलग प्रकार के दिखाई देते हैं, ठीक है। एक विशाल भवन और मिला,
ठीक है, एक और विशाल भवन हमको मोहनजोदारो से ही मिल रहा है, ठीक है, जो लगभग 71 मीटर चौड़ा है, ठीक है, 71 मीटर चौड़ा एक हमको भवन मिलता है, ठीक है, जो लगभग, है ना, जो लगभग 20 स्तंभों से टिका है, 20 स्तंभों से टिका है। और इसे ही हम क्या बोल सकते हैं, एक सभागृह बोल सकते हैं। ये भी क्या है, एक प्रकार का सभागृह हमको मिला है, ये भी एक प्रकार का सभागृह वाला क्षेत्र है, ठीक है। उसके अलावा हमको एक और भवन मिला है जिसकी फर्श, है ना, एकदम चौकोर बनी हुई है। वहां पर क्या है, स्नान करने के लिए, है ना, स्नान करने के लिए ऐसी चौकोर व्यवस्था है और बीच में एक स्नानागार जैसा बना हुआ है। यहाँ पर बाजू में सीढ़ियां दी हुई है, ऐसी सीढ़ियां दी हुई है और आसपास ऐसा चौक छूटा हुआ है, आसपास ऐसा चौक छूटा हुआ है ना, तो जिससे यहाँ से प्रवेश कर सकते हैं, किसमें, स्नानागार के लिए इस भवन में प्रवेश करा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा हड़प्पा, ठीक है, अन्य क्षेत्र जो है, अन्न, है ना, भोजन वाले क्षेत्र जो मिल रहे हैं, जहां पर हम भोजन को इकट्ठा करके या फिर अन्न को या फिर अनाज को इकट्ठा करके रखते हैं, वह हड़प्पा व मोहनजोदारो दोनों जगह से ही हमें ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े भवन मिलते हैं। तो अन्न भंडार गृह क्षेत्र भी हम इसको बोलते हैं। लगभग इसकी चौड़ाई यदि हम बात करें तो 18 बाय 7 मीटर, 18 बाय 7 मीटर का हमको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। उसके अलावा भी हम यहाँ पे बोले, अन्य क्षेत्र के अलावा यहाँ पर क्या मिल जाते हैं हमें, भोजन क्षेत्र भी मिलते हैं, क्योंकि यहां से हमें सूखे अन्न के अवशेष मिलते हैं, जिसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, भंडार गृह बोल देते हैं, ठीक है। और ऐसे भोजन क्षेत्र जहां से हमें अन्य सब्जियों के अवशेष भी मिलते हैं, ठीक है, उसको भी हम क्या बोल देते हैं, हमारे भोजनालय क्षेत्र बोल देते हैं, ठीक है। मोहनजोदाड़ो उत्खनन में बहुत बड़ा स्नानागार जो निकला है ना, बड़ा सा एक स्नानागार निकला हुआ है, ठीक है, जो अच्छी खासी लंबाई चौड़ाई में बना हुआ है, अच्छी खासी लंबाई चौड़ाई में बना हुआ है। अंदर के जो क्षेत्र है वो कैसे, पक्की ईंटों के बने हुए हैं। मैंने बताया कि ये क्षेत्र कैसे बना हुआ है, पक्की ईंटों का क्षेत्र बना हुआ है और उससे सीढ़ियां बनी हुई है अंदर जाने के लिए, फर्श पक्की ईंटों की बनी हुई है और यहां से बहुत ही अच्छी जल निकासी की व्यवस्था भी है। जल निकास व्यवस्था यहाँ से बहुत अच्छी है और उन्नत तरीके से यहाँ से जल निकासी के लिए बाहर दिया गया है, ठीक है। तो ये पूरी व्यवस्था हो गई हमारी किससे संबंधित, भवन निर्माण से संबंधित, कि हमने भवन निर्माण जो करा वो किस रूप में करा, कैसे करा और कैसे हुआ, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया, ठीक है। तो ये हमारी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता वाला क्षेत्र हमारा हो जाता है पूरी तरीके से कंप्लीट। चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, इससे संबंधित जो आखिरी चीज उठती है ना, इसके पतन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, है ना, पतन कैसे हुआ। तो सबसे पहला पॉइंट ही निकल के यहां पर आता है, सीधे सीधे क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पीछे क्या कारण थे। तो सबसे पहला कारण यही पहली चीज तो ये निकल के आती है कि सभी मत समान नहीं है, मतलब कोई किसी विशेष मत को नहीं बोला जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश इस कारण से हुआ था, है ना, क्योंकि यहां पर अन्य भिन्न साक्ष्य मिलते हैं और भिन्न साक्ष्यों के आधार पर ही हम नहीं बोल सकते कि इसी एक विषय के आधार पर क्या हुआ होगा, सिंधु घाटी सभ्यता क्या हो चुकी होगी, खत्म हो चुकी होगी, ठीक है। सबके अलग अलग मत यहां पर दिए गए हैं। सबसे पहला मत दिया गया है जलवायु परिवर्तन। अब जलवायु परिवर्तन अर्थात उस समय ताप ज्यादा हो सकता है ना, उसके अलावा वर्षा की स्थिति बन सकती है ना, उसके अलावा सूखा हो सकता है ना, सूखे की स्थिति हो सकती है ना। तो जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत ये सब आ जाता है। दूसरा जो साक्ष्य दिया गया है ना, तो भूमिगत परिवर्तन, क्योंकि सभी अवशेष हमारे कैसे मिले हुए हैं, टूटी हुई अवस्था में अधिकांश रूप से मिले हुए हैं, तो इसीलिए हम यहां पर बोल सकते हैं कि यहां पर भूकंप जैसी स्थिति
बन सकती है। उसके अलावा जो हमारे तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र में सुनामी की स्थिति हो सकती है। इन अवस्थाओं के कारण भी क्या हो सकता है ना, यहाँ पर ये खत्म हो सकती है। फिर आगे, क्योंकि ये सिंधु नदी पर थी, है ना, सिंधु नदी पर थी, इसलिए बाढ़, है ना, सिंधु नदी की बाढ़ भी इसको क्या कर सकती है, खत्म कर सकती है इस सभ्यता को। ठीक है। उसके अलावा यदि हम विश्लेषण के आधार पर यदि पॉइंट निकालना चाहे तो विश्लेषण के आधार पर पॉइंट ये निकल के आते हैं, जैसे हमारे विदेश से व्यापार हो जाता, विदेशी व्यापार। ठीक है। विदेशी व्यापार जो होता है ना, क्योंकि यहां पर व्यवस्थाएं जलवायु परिवर्तन के कारण यहां पर खराब हो सकती है, तो विदेशी व्यापार में गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। विदेशी व्यापार में यहां पर यदि गतिरोध उत्पन्न हुआ तो विदेशी क्या करेंगे, यहां पर आक्रमण भी करेंगे, यहां पर विदेशी आक्रमण भी हो सकता है। ठीक है। या फिर विदेशी व्यापार यहां पर खत्म हुआ, ठीक है, विदेशी व्यापार यहां पर खत्म हुआ तो यहां पर मुद्रा खत्म हो गई, मतलब उनके पास पैसा खत्म हो गया, रोजगार खत्म हो गए, है ना, रोजगार यहां पर खत्म हो गया। उस आधार पर सभ्यता खत्म हो गई, सभ्यता यहां पर खत्म हो सकती है ना, ये भी हमें दिखाई देता है। उसके अलावा प्रशासनिक शिथिलता हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्रशासन यहां पर क्या होने लगा था, प्रशासन कमजोर होने लगा था, प्रशासन यहां पर कमजोर होने लगा था। और कमजोर होते प्रशासन, ठीक है, कमजोर होते प्रशासन को अन्य ने हड़प लिया और यहां पर प्रशासन खत्म हो गया और सिंधु घाटी का नामो निशान भी यहां से धीरे धीरे मिट गया। और आखिरी कारण यहां पर हो सकता है आक्रमण करके किसी अन्य देश से लोग आए और उन्होंने आक्रमण करके पूरी सभ्यता को क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया और खत्म कर दिया। लेकिन जितने भी संदर्भ हमने देखे, इसमें से कोई भी साक्ष्य पूर्ण स्वीकार्य नहीं है। हो सकता है ये सभी कारक एक साथ मिलकर कार्य करे हो, पूर्ण स्वीकार्य हमको यहाँ पर कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है, इसका कोई निश्चित मत नहीं है, निश्चित प्रतिपादन नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे प्रभाव आपको एक साथ देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सिंधु घाटी सभ्यता वाला चैप्टर हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट। ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता वाला जो हिस्सा है उसमें से फटाफट बहुत जल्दी हम यहाँ पर 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, 3 मार्कर के क्वेश्चन हमारे यहाँ से कौन कौन से बन रहे हैं, ठीक है, फटाफट से मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो सभ्यता की तिथि क्या है ना, सभ्यता की तिथि से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर पहला कि सिंधु घाटी सभ्यता है ना की तिथि क्या है। फिर उसके समकालीन सभ्यता, इसके समकालीन सभ्यता कौन कौन सी थी उनके बारे में बताना है, कौन कौन सी सभ्यता इसके समकालीन थी। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं, है ना, उसके बाद एकदम सीधे क्वेश्चन यहां से बनेंगे, है ना, इसका विस्तार में एक्शन के हिसाब से, है ना, पूरा विस्तार बताना है कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में कहां से कहां तक ये सभ्यता विस्तृत थी। ठीक है, कुछ जगहों के नाम आ सकते हैं जैसे रोपड़ सीधे पूछा जा सकता है कि रोपड़ लोकेशन कहां है, कहां पर है। ठीक है, उसके बाद आलमगीरपुर, है ना, लोकेशन वाइज सीधे क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद आता है मांदा क्या है, कहां पर ये है। ठीक है, उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है, सीधे पूछा जाएगा कि कालीबंगा किस नदी के किनारे पर बसा था, है ना, कालीबंगा किस नदी के किनारे पर बसा हुआ था। ठीक है, उसके अलावा ऐसा पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी तट पर मौजूद क्षेत्रों के नाम बताइए, कौन कौन से सिंधु नदी के
क्षेत्र पर कौन कौन से बसे हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां से बन जाता है। ठीक है, राखल दास बनर्जी, राखल दास बैनर्जी, राखल दास बैनर्जी नया क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब आप बताना है राखल दास बैनर्जी के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं एक और लोकेशन की बात करें, कालीबंगा, कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा के बारे में आपको यहां से बताना है। ठीक है, उसके अलावा आप बताएंगे 11 नंबर रंगपुर, रंगपुर लोकेशन कहां पर था, है ना, किस लोकेशन पर, और यहां से क्या अवशेष प्राप्त हुए, है ना, यहाँ पर क्या क्या अवशेष आपको और प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारे लगभग लगभग पूरे हो जाते हैं क्या 3 मार्कर। ठीक है, 5 मार्कर के बारे में बात कर ले कि 5 मार्कर हमारे कौन कौन से यहां से मिल जाते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन सिंधु सभ्यता से सीधे सीधे यहां पर उठ के आ सकता है कि सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता की सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति का वर्णन करें, सामाजिक स्थिति का वर्णन करें। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति के बारे में आपको पूरी तरीके से यहां पर बताना पड़ेगा। सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति कैसी आपको दिखाई देती है। क्वेश्चन बी यहां से बन सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता की, है ना, आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति की विवेचना कीजिए, अलग अलग तरीके से बन सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन, है ना, नगर नियोजन, नियोजन व्यवस्था, सिंपल सा सेम क्वेश्चन यहां पर बन रहा है। नगर नियोजन व्यवस्था से भी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है। सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, नगर नियोजन कैसा था, व्यवसाय की स्थिति कैसी थी वहां पर। ठीक है, और फिर आगे सिंधु सभ्यता की, है ना, सिंधु सभ्यता की किसके बारे में बताया आप, कृषि, कृषि व पशुपालन, कृषि व पशुपालन के संदर्भ में एक लेख लिखिए कि कृषि और पशुपालन वहां पर कैसा था। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन बन जाता है, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, ये तो सब रखे रखा है क्वेश्चन है, डायरेक्ट डायरेक्ट जो बन रहा है ना, सिंधु सभ्यता के पतन, अभी जो मैंने बताया पतन के कारणों को बताइए। यहां से सभी क्वेश्चन एकदम बने बनाए रखे हुए हैं आपके सामने, सीधे सीधे यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब हम सीधे सीधे अब यहां से दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन यहां से मैं पूछता हूं कि सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता एक एक आर्थिक सभ्यता थी, आर्थिक सभ्यता थी या सामाजिक, क्या वहां पर समाज पर ज्यादा जोर दिया गया था, क्या वो पूरी तरीके से आर्थिक रूप से सक्षम थे, है ना। तो ऐसे कुछ सोच समझने वाले क्वेश्चन यहां पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर पूछा जा सकता है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार में कहां तक सफल रही, है ना। ऐसे कुछ क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं जो दिमागदार होंगे, दिमाग लगाकर आपको यहां पर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है सिंधु सभ्यता की जातिगत व्यवस्था, जातिगत व धार्मिक व्यवस्था का चित्रण अपने शब्दों में करें, अपने शब्दों में करें। अब बताओ कि धार्मिक और जातिगत व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, है ना। ये सब हमारे क्या हो जाते हैं, ये 5 मार्कर क्वेश्चन से जो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो अभी के अभी हम जो जहां तक पहुंचे हैं
जो चीज हम अभी देख रहे हैं यहाँ पर हमारा जो सेशन चल रहा है उसमें है हमारी कौन सी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता हम यहाँ पर देख रहे हैं। सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम इसमें कवर कर रहे हैं। जस्ट इसके बाद एक और लेक्चर शुरू होने वाला है जिसमें ऋग वैदिक काल को हम ऐड करने वाले हैं, है ना। उसमें हमारा ऋग वैदिक काल वाला सेक्शन कंप्लीट होगा। यहाँ पर सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता को हम यहाँ पर खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंधु घाटी का जो लास्ट वाला था वो यहाँ तक आकर हमारा कंप्लीट हो जाता है। सिंधु घाटी का जो पिछला छूटा हुआ है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर सिर्फ हम यहीं तक रखते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता हमारी खत्म। इसमें पूरे 3 मार्कर भी बना दिए, पूरे क्वेश्चन हमारे जितना भी समझाया उसी से संबंधित है। कुछ क्वेश्चन आए हुए भी एग्जाम में और कुछ क्वेश्चन मैंने नए यहाँ पर निकाल के आपके सामने रखे हैं, ठीक है। तो अब हम सीधे सीधे किस तरफ बढ़ जाएंगे, सिंधु घाटी के बाद हम वैदिक युग की तरफ चलेंगे। वैदिक युग कौन सा है, कैसा है, क्या हुआ था, कैसे चला आगे, उन सबको देखेंगे। मेरा नाम है अंकित बिंजुआ। बने रहिए मैप माइंड्स के साथ में। हम इतिहास को जानेंगे और बताएंगे एक नए नजरिए से, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मेंस का आपका बहुत इंपॉर्टेंट यहां से निकल कर आएगा। चलिए, नमस्कार।